हरियाणा के ज़िले करनाल से देख रहे हैं। आपने मूवी ज़रूर देखी होगी जिसमें जो कश्मीर पंडित हैं उनके ऊपर किस तरह से अत्याचार जो है किए गए, उसको लेकर जो है हम करनाल में पहुंचे हैं। वहां पर काफ़ी फैमिली हमारे साथ जुड़ी है। उन्होंने बताया कि किस तरह का उनके साथ व्यवहार किया गया। छोटे छोटे बच्चों को जो है गोलियों से भून दिया गया। वहीं जो महिलाएं थी वो बाहर नहीं निकल सकती थी, घर में कैद रहती थी। वहीं आपको बता दें, जैसे कि हमारे साथ जो फैमिली जुड़ी है उन्होंने बताया काफ़ी अत्याचार जो है उनके साथ किए गए। पढ़ने के लिए उनको नहीं जाने दिया जाता था यदि वो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे। वहीं आपको बता दें कि इनका कहना ये भी था कि जो किताब वहाँ पर जो मूवी में दिखाई गई है सिर्फ उसमें एक दृश्य दिखाया गया है, अभी हज़ारों दृश्य दिखाने बाकी है जिसमें काफ़ी अत्याचार जो है उनकी तरफ से किए गए हैं। जो भी लोग इस खबर को देखें साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। लाइव तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं। नमस्कार, लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के ज़िले करनाल से देख रहे हैं। फ़ोन स्क्रीन पर आपको एक परिवार नज़र आएगा। जैसे कि आपने देखा है कश्मीर मूवी जो है बनाई गई है, ये वो परिवार है जिसने पूरी तरह से पूरी पीड़ा झेली है, बयां करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि वो पुस्तक का सिर्फ एक पन्ना फिल्म के माध्यम से बयां किया गया है। पूरी जो है पुस्तक 1000 पन्नों से ऊपर की है, जिसको बयां करना देख सकते हैं काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की त्रासदी हमने झेली है, हत्याएं हमने वहाँ पे देखी है, किस तरह से हमारे को याचनाएं जो है सहनी पड़ी हैं, वो खुद बयां करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं फ़ोन स्क्रीन पर आपको तस्वीरें में एक परिवार नज़र आएगा। जो भी लोग इस खबर को देखे साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। लाइव तस्वीर आप हरियाणा के ज़िले करनाल से देख रहे हैं। मैं वहाँ टांगमरग मालूम में रहती थी। मैं उस टाइम अनमेरिड थी, रिसेंटली ग्रेजुएशन की थी और मैंने मास्टर्स डिग्री शुरू की थी। हमारे साथ ऐसा हुआ, तब तक पलायन शुरू भी नहीं हुआ था। हमारे छतों पर पत्थर फेंके जाते थे और हमारा दहशत शुरू हो गया। जब हम निकले, मैंने 3 सेमेस्टर दे चुकी थी, चौथा देना था। हम सिर्फ टैक्सी में भाग कर आए। मेरे पेरेंट्स पहले निकले थे यात्रा करने के लिए, हरिद्वार की यात्रा कर। जब उन्होंने जम्मू में न्यूज़ देखी तो उन्होंने टेलीग्राम भेजी, आप फटाफट निकलो वहाँ से, इज़्ज़त बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के। और सबसे ज़्यादा भारत माता की झंडे की हमने कदर की है कि हम भारत माता की झंडे को कभी नहीं झुकने देंगे। उस वजह से हमारा पलायन हुआ। फिर हमने क्या सहा जम्मू आके, वो हम कुछ बयां ही नहीं कर सकते हैं। हमारे पास 2 कपड़े थे जम्मू में ऑलरेडी, वो कपड़े इसीलिए हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, जो पहन ही नहीं पाते थे। हमारा फेस सनबर्न से जल गया। हम अपने 4 पैसे कमाने के लिए मजबूर हो गए कि कहीं से हमें कुछ मिले। और हमारी एजुकेशन जो रही वो इनकम्प्लीट रह गई, वहाँ छोड़ के आए। जो थोड़ी बहुत एजुकेशन थी, अगर हम एजुकेटेड नहीं होते शायद हमारे बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हो जाते या कि रेडी चलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बीइंग एन एजुकेटेड कम्युनिटी, हमने क्या क्या सहा, लेकिन एजुकेशन को हमने नहीं छोड़ा। हमने एक टाइम की रोटी खाई, लेकिन अपने बच्चों को पूरी एजुकेशन दे दी, उनको इस काबिल बनाया ताकि वो हिंदुस्तान में रह सके। और गवर्नमेंट ने उस टाइम ये कुछ नहीं सोचा, जो उस टाइम 11th 12th के बच्चे थे उनका फ्यूचर क्या रहा। लेकिन उन्होंने पत्थरों पर पढ़कर भी ये समझ लिया कि हमारे लिए इस एजुकेशन के बगैर अब कुछ नहीं है। सारी ज़मीन जायदाद पेरेंट्स छोड़ के आए, घर छोड़ के। ये तो हाउस है, इसको हाउस बोलते हैं, मकान बोलते हैं, जिसमें आज इस टाइम है। होम वो होता है जहाँ पूरी फैमिली रहती है, सुबह से निकलती है और शाम को इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं, माँ बेटी एक साथ बैठती है, बाप बेटा एक साथ बैठते हैं। आज हमारे फैमिली के 4 मेंबर 4 कोनों में रह रहे हैं। ये पलायन नहीं है तो क्या, ये जेनोसाइड नहीं है तो क्या है? क्या करें हम इस टाइम भी? आज भी गवर्नमेंट अभी इस चीज़ को ज़रूरत नहीं मानती है। इतनी पिक्चर, ऐसी पिक्चर बन गई है। हम डायरेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जेनोसाइड का एक पन्ना सिर्फ खोल लिया। ये 86 से चल रहा था, गवर्नमेंट जानती थी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया तब तक, जब तक ऐसे माहौल हो गए। और तब भी नहीं सोचा जब तक 20-20, 25-25 लोगों को एक साथ मारा गया। और आज भी वो बंदा कह रहा है, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा। टीवी में एक एक्टिविस्ट कश्मीरी आया था, उसने बोला कि माफ़ करो, हमने देखा था। और तब भी गवर्नमेंट और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी? आज भी दर्द है, आज भी दर्द है, आज भी दर्द है। अकेले घर में, इस मकान में मैं अकेले रहती हूँ, क्या मेरा दर्द नहीं होता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिशा भट्ट है। मैं करनाल में 91 से रह रही हूँ। मेरी मैरिज हुई जम्मू आके, तो मेरे हस्बैंड LIC में जॉब करते हैं, उस वजह से हम यहाँ
रुक सके और हम 2 टाइम की रोटी खा सके। और मेरे साथ अपनी आप बीती हैं कि मैं आइसक्रीम खाना चाहती थी जब मेरा कंसीव हुआ था, बच्चा होने वाला था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम वो आइसक्रीम खा सकें। ऐसी त्रासदी हमने देखी है, ऐसा हमने यहाँ आके सहा। फिर तो कभी नहीं मिलेगा, नेवर। सर हम तो जब आवाज़ सुनी ना हमने तो डर गए। जिनके घर में लड़कियाँ थी, जो जेंट्स थे, और इतनी मतलब हमारे वहाँ पे ऐसा डिसिप्लिन था, जेंट्स लोग अलग बैठ के, हमने लेडीज़ को बोला कि जो लड़कियाँ हैं और जो आप लोग हो अलग, इनका 2-2 सूट इनको पहनो। तो हमें उस टाइम समझ नहीं आया व्हाट इज़ दिस, 2-2 सूट का मतलब क्या है। फिर समझ आ कि 2-2 सूट का मतलब क्या है, 2-2 सूट पहनो ताकि लड़कियाँ और लेडीज सेफ रहें। सर ये पिक्चर देख सारा वो सीन वापस दोबारा याद आ रहा है, क्या हो गया था। और बहुत अच्छा इन्होंने बनाया, मतलब 100% जो है 100% करेक्ट। हम सारे इतने सारे एजुकेटेड हैं, इसलिए हमने कुछ नहीं देखा, हमने खुद अपने स्टैंड लिया, खुद सर्वाइव किया हमने अपने, मतलब लोग तो जैसे भीख मांगने लगते, वो हमने एक थाली, एक कटोरी, हर मंथ 1 कटोरी, थाली, कौली, गिलास लाके पूरा सेट बनाया। ऐसे किचन का सामान, ऐसे कपड़े, एक दिन एक मंथ एक बच्चे के, एक मंथ दूसरे बच्चे के, तो ऐसे हमने सर्वाइव किया। बीइंग एजुकेटेड, जॉब तो हमारी ट्रांसफ़र हो गई थी जिनके, जैसे गुंजू साहब ने कहा, परमात्मा का शुक्र है कि हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, माँ सरस्वती का हमारे ऊपर कृपा है, आशीर्वाद है। हमारे जब भी वहाँ से पलायन हुआ, टेंटों में रहें, बट एक टेंट में अगर हम बैठे हैं, एक जगह पे खाना बन रहा है, उसी जगह पे स्टोव जल रहा है, उसके ऊपर खाना बन रहा है, और एक साइड में वहीं पर बुज़ुर्ग बैठा है, वहीं पर बच्चा अपनी किताब लेके बैठा है, अपनी बुक लेके बैठा है। हमारी कम्युनिटी ने एजुकेशन के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि हमारे माताओं ने, हमारी बहनों ने हमें ये संस्कार सिखाए हैं कि सरस्वती की पूजा जो है वो एजुकेशन से ही पूरी हो सकती है। और इसके अलावा, इसके अगर कंपैरिजन हम करें, वहाँ की माताओं ने, वहाँ की मुस्लिम महिलाओं ने, उन मुस्लिम माताओं ने अपने बच्चों को एजुकेशन के बजाय पत्थर फेंकना सिखा दिया। जो वहाँ पत्थरबाजी होती थी, आपने सुना ही होगा कि वो तो मीडिया तो हाईलाइट करता था कि वहाँ पर आर्मी के ऊपर वो पत्थर फेंक रहे हैं। उन्होंने पत्थरों के अलावा और कोई कल्चर ही नहीं है उनका, उनको कुछ नहीं पता का पत्थर फेंकने के अलावा। वो एजुकेशन आज की डेट में अगर आप देखेंगे, एजुकेशन का लेवल वहाँ ज़ीरो है। और हमारे बच्चों ने जो यहाँ पर मेहनत की अपनी हार्ड वर्क के साथ, कोई भी कश्मीरी बच्चा, मैं कह सकता हूँ कि 99% हमारे कश्मीरी बच्चे जो है पढ़ाई की वजह से अपनी जगहों पे सेटल्ड है। पूरी दुनिया में, मैं तो कहता हूँ इंडिया तो है ही है, पूरे वर्ल्ड में हमारे बच्चे फैले हुए हैं। हर कोई अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, इज़्ज़त की रोज़ी रोटी कमाने के लिए कहीं पर भी सेटल्ड है, और उसने अपनी पहचान वहाँ पर भी बनाई हुई है। हमारी कम्युनिटी, एक मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं कश्मीरी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। एक हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, एक इंटेलिजेंट कम्युनिटी है, और हमें अगर कोई तरक्की कर रहा है, अगर कोई हमसे ऊपर जा रहा है, हमारे में कोई ऐसा, मन में कोई ऐसा भेद नहीं आता कि यार ये हमसे आगे क्यों नहीं, हम टांग खिंचाई नहीं है। ये दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस कम्युनिटी कि हम प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी मेरा यहाँ आपका दर्शक है, जो मेरी बात सुन रहा है, उसको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों में एजुकेशन का संस्कार, क्योंकि एजुकेशन को कोई चुरा नहीं सकता। अगर हमारी कम्युनिटी एजुकेटेड कम्युनिटी नहीं होती तो मैं ये कहता हूँ कि कोई रेडी चला रहा होता, कोई बेगिंग कर रहा होता, कोई चोरी कर रहा होता, बट पढ़ाई की वजह से हम यहाँ पर छोटी मोटी जो भी रोज़। थैंक यू, आप हमसे हमारी राय पूछ रहे हैं। मैं कश्मीर फाइल्स अभी फ़िल्म पिछले सैटरडे को मैंने अपने परिवार के साथ फ़िल्म देखी है। फ़िल्म में जितने भी दृश्य दिखाए गए हैं उसमें रत्ती भर का कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर और बिल्कुल सारी सच्ची घटनाओं पे आधारित है। मैं कल परसों टीवी पे सुन रहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे उमर अब्दुल्ला, जैसे छत्तीसगढ़ का सीएम, वो कह रहे हैं कि इस फिल्म के दृश्य जो है वो सारे ड्रामेटाइज़ किए गए हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।
मैं आपके चैनल के माध्यम से उन दोनों पॉलिटिकल आदमियों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप बता दीजिए कौन से दृश्य उसमें से गलत है। आप बता दीजिए, उन दृश्यों को निकाल देते हैं। ऐसा कोई दृश्य, उसमें कोई भी झूठा दृश्य विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने नहीं डाला है जिसको हम ये कहें कि ये ड्रामेटाइज़ किया गया है, फिल्माया गया है। उस सारी सच्ची घटनाओं पे आधारित फिल्म है। अगर ये फिल्म एक पन्ना खोलती है हमारी स्टोरी का, जो हमारा निष्कासन वहाँ से हुआ है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक पन्ना खुला है। अभी हज़ारों पन्ने, लाखों पन्ने अभी खुलने बाकी है। ये आई ओपनर है उन बुद्धिजीवियों के लिए जो ये कहते थे कि कश्मीर में बिल्कुल भी शांति है और कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिससे कि मतलब वहाँ का भाईचारा ख़त्म हुआ है। मैं तो मानता हूँ कि भाईचारा तो बिल्कुल सही था, बट ये पलायन जो है इस मानव इतिहास का एक ऐसा पलायन है जिसमें जितने भी लोग पलायन करके यहाँ आए हैं, भारत के विभिन्न देशों में वो बसे हैं, मोस्ट ऑफ द जम्मू में बस रहे हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा सर जिसके साथ कोई ना कोई घटना ना घटी हो। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी सगी मासी का परिवार, वंधामा मासकर आपने सुना ही होगा, उसमें मेरी मासी, उनके हस्बैंड, मेरी मासी का बेटा, बेटे की बहू, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे और उनकी 2 बहनों को वहाँ मार दिया। और आप यकीन मान सकते हैं कि एक 2 साल का बच्चा, 36 गोलियां लगी थी उसमें। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी जगह होगी जहाँ पर उस बच्चे को गोलियां नहीं लगी है। वंधामा मासकर में 18 से 20 लोगों की उन्होंने हत्या करी। कसूर उनका ये था कि वो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने रजिस्ट किया था, वो वहीं रुके थे और उनको उस का सज़ा मिला। और जो मेरे मासा, उन्होंने रजिस्ट किया था, वो वहीं रुके थे और उनको उस का सज़ा मिला। और जो मेरे मासड़ थे वो मेडिकल में थे, वो उनकी इतनी सेवा करते थे, वो उनका इलाज मुफ्त करते थे और उसका उन्होंने उन गद्दारों ने उसको सिला दिया कि उसकी सारी परिवार को ख़त्म कर दिया। मेरी मदर उस सदमे को, ये सदमा जो है 2003 में हुआ था, 2003 से लेके कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी रात नहीं गुजरी होगी जब मेरी माँ उस दहशत से ना गुजरी हो। वो हमेशा अपने सपनों में, अपनी बातों में कई बार वो दोहराती थी कि मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ है। मतलब ऐसी त्रासदी जो हमने सही है। अगर उमर अब्दुल्ला या जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी छत्तीसगढ़ का सीएम, अगर उनको 1% भी उसमें से उनको सहना पड़ता ना, तो आज की डेट में वो पॉलिटिक्स नहीं करते। ये पॉलिटिकल करने के लिए इन्होंने देश में ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अरे हमसे पूछिए जिनके साथ बीती है, जिन्होंने इस दर्द को सहा है, आप हमसे पूछिए। विवेक अग्निहोत्री को मैं आपके माध्यम से, मैं इस चैनल के माध्यम से अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी त्रासदी को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। क्या नाम है आपका? मैं आपके चैनल के माध्यम से, हमें यहाँ तकरीबन 30 साल हो गए हैं रहते हुए। आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा में, करनाल में ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर शरण दी और हमारी पूरी हेल्प की। अगर मैं अपनी बात करूँ, आपको तस्वीर में ये परिवार नज़र आएगा जिन्होंने फिल्म से पहले ये त्रासदी, ये पीड़ा झेली है, जिसमें हत्याएं की गई। इस परिवार ने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा है। कुछ परिवार के लोग तो रोने भी लगे। जैसा कि परिवार के लोग बता रहे हैं कि जो यातनाएं झेली हैं, अभी भी हम उस मंजर को देखकर याद आता है तो सहम जाते हैं। कहीं ना कहीं इस फिल्म के माध्यम से जो भी दर्शाया गया बिल्कुल सही दर्शाया गया है। अभी तो पूरी पुस्तक बाकी है। इतना हो सके खबर को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करते रहें। आप देख सकते हैं ये वही परिवार है जो कि
कश्मीर से करनाल में आकर रह रहे हैं। जो भी लोग इस खबर को देखें साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। कहीं ना कहीं इनका दर्द बाखूबी देख सकते हैं, झलक जरूर रहा है, क्योंकि जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया है बिल्कुल सही दृश्य उसमें दर्शाए गए हैं। गंजू हूँ, मैं श्रीनगर के रैनावारी से रहता था। ये फिल्म हमने देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। इस फिल्म में आपने देखा होगा सबसे पहला शॉट क्या है, अगर आपने देखा होगा सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है वो सचिन तेंदुलकर का नाम ले रहा है, और जब सचिन तेंदुलकर का नाम ले रहा है तो दूसरे बंदे उसके ऊपर पड़ रहे हैं। मतलब उसी से स्टार्ट हो रहा है कि क्या है इसका मकसद, क्योंकि वहाँ पहले यही था सचिन तेंदुलकर मीन्स सचिन तेंदुलकर रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया का और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान का। वो सीधे वहीं से पता चल रहा है कि स्टोरी क्या थी। सचिन तेंदुलकर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कम्युनिटी कश्मीरी पंडित की कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है और जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो दूसरे थे वो मुसलमान कम्युनिटी, जहादी कम्युनिटी है, जो इस्लामिस्ट जहादीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कुछ लोग उसमें फैक्शन थे जो पाकिस्तान को फेवर कर रहे थे। हमारा यही दोष था। इस दोष में ये तो खैर चलता रहता था, ये काफ़ी टाइम से ऐसे था। वहाँ हमारे वहाँ कोई भी छोटा मोटा मैच भी होता था तो हमारे घरों में पत्थर फेंके जाते थे, चाहे हिंदुस्तान अच्छा खेले या हिंदुस्तान बुरा खेले, पटाखे हमारे घरों में फेंके जाते थे। मतलब हम ये चीज़ कोई चीज़ ऐसा कोई त्यौहार भी ढंग से नहीं मना सकते थे। अगर ढंग से शोर मचा देंगे तो पता नहीं क्या हो रहा वहाँ, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा मतलब गुड़ गुड़ के जी रहे थे। मगर उसके बाद ये एकदम बवाल आ गया उनको ये लगा कि एक पॉलिटिकल स्कोर, पॉलिटिकल पार्टी ने भी ऐसा किया कि इनको यहाँ से घसीटी देंगे बाहर, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पड़ी है सारा इन पे कब्जा करना है। जैसे तैसे इन्होंने सारे हथकंडे लगा दिए, हमारे बहन बेटियों पे कई जगह रेप किए, मर्डर्स किए, मतलब ऐसे ऐसे जुल्म डाले कि लोगों को ऐसे लगा कि फाइनली उनको परेशान, जैसे जिस लेवल पर परेशान किया कि ये किसी तरह से निकले। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, तब भी हम नहीं निकल रहे थे। मगर जब हमारी फिर बहन बेटियों की इज्जत का सवाल आ गया, उन पे मर्डर करने लगे। आपने देखा होगा एक गिरजा टिक्कू, जिसका जहाँ फिल्म में एक शारदा नाम की करेक्टर निभा रही है बादशाह सुमली। आपने देखा होगा कि वो एक सत्य कथा है। वो लेडी थी गिरजा टिक्कू जो जम्मू आई हुई थी, जिसको स्पेशली बुलाया गया, मतलब उसको एक कॉन्स्पिरेसी की तरह बुलाया गया कि तेरे को यहाँ कुछ क्या कर सैलरी देनी है, ऐसा कुछ काम करना, तेरे को स्पेशली ऑफिस का काम है, मतलब उसको ऐसा कुछ बुलाया गया। और वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, उसको वहीं से अगवा किया गया, उसमें उसको मास रेप किया गया। फिर मास रेप करने के बाद भी आपने देखा होगा बिल्कुल उसको आरी पे उसको छील दिया गया। जो फिल्म में देखिए बिल्कुल करेक्ट है। और ऐसी सिचुएशंस एक नहीं है, हज़ारों गिरजा टिक्कू वहाँ हुई होगी। कई जगह कई चीज़ें आ गई है मीडिया में, कुछ चीज़ें वहाँ छिप दी गई है। मतलब कई लोगों को पता भी नहीं चला वहाँ कैसे हुआ रहा। हमने भी अपनी बहन बेटियों को कैसे बचाया है, भगवान जाने किस तरह से हम निकले वहाँ से। मतलब ये जो खौफ का मंजिल था वहाँ, वो मतलब भयावह था, वो स्थिति भयावह थी। वो ऐसी स्थिति थी जिसको हम बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। फिल्म में तो 4-5% दिखाया, मगर जो हमने जो बीता है वो हमारे आंखों के आगे जो रिवील हो रहा है ना, वो इतना एक्सप्रेस करना भी इतना आसान नहीं है। दैट इज़ मतलब उस एक्सप्रेशन को क्या बोलूँगा कि वो हमारे को अभी भी हमारे दिल से नहीं जा रहा, हमारे दिमाग दिल कहीं से नहीं जा रहा, हमारे में बसा हुआ है जो खौफ है, वो डर है। अभी आपके सामने हमारे मित्र संजय जी ने भी कहा कि हम क्यों नहीं 32 साल से वहाँ गए। एक रीज़न यही है, क्योंकि वो डर जो वहाँ बैठा हुआ है हमारे को 32 साल का जो हुआ है। लोग जाते हैं, अभी भी देखा मैंने कहीं टीवी में दिखते हैं, डल लेक में, दुर्ग, मगर हम नहीं जा पा रहे। कारण रीज़न है कि हमारे में जो डर बैठा हुआ है, और अब हमारे को वो मतलब जो उस मिट्टी का थी ना खुशबू, क्योंकि जो किसको अपना घर नहीं पसंद आता है। हमारे पास भी ज़मीन जायदाद थी, मकान था, सब कुछ था, तो सब कुछ छोड़ के आए। एक टैक्सी में मेरी फैमिली 5 आदमी की फैमिली है, उसमें से हम सारे एक टैक्सी में आ गए। आप समझ सकते हो कि पीछे उसमें टैक्सी में क्या होगा। मतलब बहुत दर्दनाक था ये। क्या नाम है? कश्मीर फाइल्स देखिए ना आपने, लोगों को प्रॉपरली पता ही नहीं था कि क्या एक्चुअली जेनोसाइड हुआ था वहाँ पे। यही माना जाता था कि माइग्रेंट हो गए जी, भाग गए जी, डिस्प्लेस्ड हो गए, रिफ्यूजी हो गए अपने देश में। ये 1947 से पहली बार इतना पलायन हुआ, 5-6 लोग एकदम निकले। उसका क्या रीज़न है? कारण अब लोग जान रहे वाकई में ऐसे कायर नहीं थे, हम अपनी इज़्ज़त बचा के निकले वहाँ पे। हमें पता है कि दहशत क्या हो गई थी 19 जनवरी के बाद, उससे पहले ही था। वैसे हम माइनॉरिटी में तो थे ही, सह रहे थे, चलो निभा रहे थे, मगर जब गन उन्होंने उठाया फिर क्या दहशत करी, कैसे एपिसोड्स हो गए आपने खुद देखा। पिक्चर में तो इक्का दुक्का 5% दिखाया गया है। ये ब्रूटलेस्ट इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं, जो हालांकि
ऐसे मास कैजुअली तो कितने लोग मारे गए, चलते चलते मारते थे, गन शॉट्स, कैसे कैसे दहशत, टाइम चेंज करवाते थे, टीका नहीं लगाने देते, हम ये जेन्यू कड़ा ये सब ऐसे देखते थे, कहते थे ये क्या है, पाकिस्तान है, टाइम चेंज करो। मतलब आप लोगों ने भी देखा कि ये फ़र्स्ट टाइम, मैं तो अग्निहोत्री डायरेक्टर जो इसका है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये पिक्चर रियलिटी में एक पिक्चर बनाई। ये कोई ऐसी लव स्टोरी नहीं बनाई उन्होंने जो लोग देखने, इसमें रीज़न यही है कि सारे देखते रियलिटी है क्या हुआ था। लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं था कि क्या क्या हुआ था हमारे साथ। हम ऐसे नहीं भागे 6 लाख लोग, ट्रकों में नहीं भागे ऐसे पर्दा बंद करके, लड़कियां, मर्द और औरतें, बूढ़े, क्या क्या सहा हमने। हम अपना कौन छोड़ता, अपना घर छोड़ के आता कोई। हम 32 साल हो गए, अब हम सेटल हो गए, अपने बलबूते पे सेटल हो गए, सारी गवर्नमेंट्स देख ली हमने, कोई किसी ने आज तक कोई ऐसा कोई हेल्पफुल नहीं है। उस टाइम भी देखा वहाँ तो गवर्नमेंट ही नहीं थी, जो ये स्टार्ट हो गया, कुछ नहीं था वहाँ पे, सब अपने बलबूते पे निकले, भागे अपना घर छोड़ के। रीज़न यही था कि मास किलिंग्स होगी। मैं अपना बताऊँ, 1-2 बार मैं जम्मू आया जनवरी फरवरी में, वापस गया तो फादर को किसी ने बोला क्या आपका बेटा आरएसएस की ट्रेनिंग करके आया है। बस वो रात मुझे याद है, फादर ने बोला आप भागो। मैं मार्च में भागा हूँ, पेरेंट्स हालांकि अगस्त में आए। ऐसा वहाँ बहाना ले लेते थे, जम्मू से आ गए, आरएसएस की ट्रेनिंग करके आ गए, मार देते थे। अदरवाइज़ भी डोमिनेट, माँ बहनों के लिए इतना परेशान, गालियाँ, बसों में बैठना, पैदल चलना, इतना हरासमेंट। मतलब हम ऐसे, ये कोई रीज़न नहीं था कि हम अपनी इज़्ज़त बचा के आए। बाकी आपने पिक्चर देख लिया, आप देखो कितने इंसिडेंट्स हुए हैं, इतने कैजुअलिटीज़ उन्होंने की है जिनकी गिनती नहीं है। ये तो पिक्चर में तो इनने कुछ अंश दिखाया है, कुछ पार्टीशन। 32 साल से हम, अच्छा बाद में कितनी प्रॉब्लम्स आई, जम्मू आए हम, ऐसा मौसम नहीं था, हमारे जो एल्डर्स थे गर्मियाँ उनने देखी नहीं थी, कितने गर्मी से, कुछ सनस्ट्रोक से मरे, कोई के टेंट्स में रहे, सब कुछ। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पीन, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का पहनावा कुछ अलग था। हम इतने एकदम मई जून हॉटेस्ट उसमें गर्मी में आए, इतना सहा है हमने। रीज़न यही कि कोई हम ऐसे नहीं छोड़ के आए। हम 32 साल तक गए क्यों नहीं वापस, क्योंकि यही वो दहशत हमने देखी है, जेनोसाइड देखा है। अब लोग देख रहे हैं, अब रो रहे हैं, सिनेमा हॉलों में नारे लगा रहे हैं, अब उनको लग रहा है, मगर हमने देखा, हमें तो पता है, हमें एक्चुअल पता लग रहा है उनको लोग क्या हुआ था। अब खून खोल रहा है पूरे भारत का। तब तो मीडिया भी नहीं था, अब आप कह रहे हो, अब घर घर जा रहे हो, सबको पूछ रहे हो क्या हुआ था, क्या हुआ। तब कोई नहीं आया ऐसा, ना किसी ने, मीडिया वालों को पता था, लेकिन पिक्चर में भी दिखाया गया, कोई हाईलाइट नहीं हुआ। पूरा वर्ल्ड जान गया कि क्या हुआ था, एग्जैक्ट एक्चुअली क्या हुआ था। वो हम कुछ बयां ही नहीं कर सकते हैं। हमारे पास 2 कपड़े थे जम्मू में ऑलरेडी, वो कपड़े इसीलिए हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, जो पहन ही नहीं पाते थे। हमारा फेस सनबर्न से जल गया। हम अपने 4 पैसे कमाने के लिए मजबूर हो गए कि कहीं से हमें कुछ मिले, और हमारी एजुकेशन जो रही वो इनकम्प्लीट रह गई, वहाँ छोड़ के आए। जो थोड़ी बहुत एजुकेशन थी, अगर हम एजुकेटेड नहीं होते शायद हमारे बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हो जाते या रेडी चलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बीइंग एन एजुकेटेड कम्युनिटी, हमने क्या क्या सहा, लेकिन एजुकेशन को हमने नहीं छोड़ा। हमने एक टाइम की रोटी खाई, लेकिन अपने बच्चों को पूरी एजुकेशन दे दी, उनको इस काबिल बनाया ताकि वो हिंदुस्तान में रह सके। और गवर्नमेंट ने उस टाइम ये कुछ नहीं सोचा, जो उस टाइम 11th 12th के बच्चे थे उनका फ्यूचर क्या रहा। लेकिन उन्होंने पत्थरों पर पढ़कर भी ये समझ लिया कि हमारे लिए इस एजुकेशन के बगैर अब कुछ नहीं है। सारी ज़मीन जायदाद पेरेंट्स छोड़ के आए, घर छोड़ के। ये तो हाउस है, इसको हाउस बोलते हैं, मकान बोलते हैं, जिसमें आज इस टाइम है। होम वो होता है जहाँ पूरी फैमिली रहती है, सुबह से निकलती है और शाम को इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं, माँ बेटी एक साथ बैठती है, बाप बेटा एक साथ बैठते हैं। आज हमारे फैमिली के 4 मेंबर 4 कोनों में रह रहे हैं। ये पलायन नहीं है तो क्या, ये जेनोसाइड नहीं है तो क्या है? क्या करें हम इस टाइम भी? आज भी गवर्नमेंट अभी इस चीज़ को ज़रूरत नहीं मानती है। इतनी पिक्चर, ऐसी पिक्चर बन गई है। हम डायरेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जेनोसाइड का एक पन्ना सिर्फ खोल लिया। ये 86 से चल रहा था, गवर्नमेंट जानती थी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया तब तक, जब तक ऐसे माहौल हो गए। और तब भी नहीं सोचा जब तक 20-20, 25-25 लोगों को एक साथ मारा गया। और आज भी वो बंदा कह रहा है, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा। टीवी में एक एक्टिविस्ट कश्मीरी आया था, उसने बोला कि माफ़ करो, हमने देखा था। और तब भी गवर्नमेंट और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी?
कहीं ना कहीं आज भी दर्द है? आज भी दर्द है, आज भी दर्द है। अकेले घर में, इस मकान में मैं अकेले रहती हूँ, क्या मेरा दर्द नहीं होता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिशा भट्ट है। मैं करनाल में 91 से रह रही हूँ। मेरी मैरिज हुई जम्मू आके, तो मेरे हस्बैंड LIC में जॉब करते हैं, उस वजह से हम यहाँ रुक सके और हम 2 टाइम की रोटी खा सके। और मेरे साथ अपनी आप बीती है कि मैं आइसक्रीम खाना चाहती थी जब मेरा कंसीव हुआ था, बच्चा होने वाला था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम वो आइसक्रीम खा सकें। ऐसी त्रासदी हमने देखी है, ऐसा हमने यहाँ आके सहा। फिर वो तो कभी नहीं मिलेगा, नेवर। सर हम तो जब आवाज़ सुनी ना हमने तो डर गए। जिनके घर में लड़कियां थी, जो जेंट्स थे, और इतनी मतलब हमारे वहाँ पे ऐसा डिसिप्लिन था, जेंट्स लोग अलग बैठ के हम लेडीज़ को बोला कि जो लड़कियां हैं और जो आप लोग हो अलग, इनका 2-2 सूट इनको पहनो। तो हमें उस टाइम समझ नहीं आया व्हाट इज़ दिस, 2-2 सूट का मतलब क्या है। फिर समझ आ के 2-2 सूट का मतलब क्या है। 2-2 सूट पहनो ताकि लड़कियां और लेडीज सेफ रहे। सर ये पिक्चर देख सारा वो सीन वापस दोबारा याद आ रहा है, क्या हो गया था। और बहुत बहुत अच्छा इन्होंने बनाया, मतलब 100% जो है ना 100% करेक्ट। हम सारे इतने सारे एजुकेटेड हैं, तो इसलिए हमने कुछ नहीं देखा, हमने खुद अपने स्टैंड लिया, खुद सरवाइव किया हमने अपने। मतलब लोग तो जैसे भीख मांगने लगते, वो हमने एक एक थाली, एक एक कटोरी, हर मंथ एक कटोरी, थाली, कौली, गिलास लाके पूरा सेट बनाया। ऐसे किचन का सामान, ऐसे कपड़े, एक दिन एक मंथ एक बच्चे के, एक मंथ दूसरे बच्चे के, तो ऐसे हमने सरवाइव किया। बीइंग एजुकेटेड, जॉब तो हमारी ट्रांसफ़र हो गई थी जिनके। जैसे गुंजू साहब ने कहा, परमात्मा का शुक्र है कि हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, माँ सरस्वती का हमारे ऊपर कृपा है, आशीर्वाद है। हमारे जब भी वहाँ से पलायन हुआ, टेंटों में रहें, बट एक टेंट में अगर हम बैठे हैं, एक जगह पे खाना बन रहा है, उसी जगह पे स्टोव जल रहा है, उसके ऊपर खाना बन रहा है, और एक साइड में वहीं पर बुज़ुर्ग बैठा है, वहीं पर बच्चा अपनी किताब लेके बैठा है, अपनी बुक लेके बैठा है। हमारी कम्युनिटी ने एजुकेशन के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि हमारे माताओं ने, हमारी बहनों ने हमें ये संस्कार सिखाए हैं कि सरस्वती की पूजा जो है वो एजुकेशन से ही पूरी हो सकती है। और इसके अलावा, इसके अगर कंपैरिजन हम करें, वहाँ की माताओं ने, वहाँ की मुस्लिम महिलाओं ने, उन मुस्लिम माताओं ने अपने बच्चों को एजुकेशन के बजाय पत्थर फेंकना सिखा दिया। जो वहाँ पत्थरबाजी होती थी, आपने सुना ही होगा कि वो तो मीडिया तो हाईलाइट करता था कि वहाँ पर आर्मी के ऊपर वो पत्थर फेंक रहे हैं। उन्होंने पत्थरों के अलावा और कोई कल्चर ही नहीं है उनका, उनको कुछ नहीं पता का पत्थर फेंकने के अलावा। वो एजुकेशन आज की डेट में अगर आप देखेंगे, एजुकेशन का लेवल वहाँ ज़ीरो है। और हमारे बच्चों ने जो यहाँ पर मेहनत की अपनी हार्ड वर्क के साथ, कोई भी कश्मीरी बच्चा, मैं कह सकता हूँ कि 99% हमारे कश्मीरी बच्चे जो है पढ़ाई की वजह से अपनी जगहों पे सेटल्ड है। पूरी दुनिया में, मैं तो कहता हूँ इंडिया तो है ही है, पूरे वर्ल्ड में हमारे बच्चे फैले हुए हैं। हर कोई अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, इज़्ज़त की रोज़ी रोटी कमाने के लिए कहीं पर भी सेटल्ड है, और उसने अपनी पहचान वहाँ पर भी बनाई हुई है। हमारी कम्युनिटी, एक मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं कश्मीरी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। एक हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, एक इंटेलिजेंट कम्युनिटी है, और हमें अगर कोई तरक्की कर रहा है, अगर कोई हमसे ऊपर जा रहा है, हमारे में कोई ऐसा, मन में कोई ऐसा भेद नहीं आता कि यार ये हमसे आगे क्यों, हम टांग खिंचाई नहीं है। ये दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस कम्युनिटी कि हम प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी मेरा यहाँ आपका दर्शक है, जो मेरी बात सुन रहा है, उसको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों में एजुकेशन का संस्कार, क्योंकि एजुकेशन को कोई चोर चुरा नहीं सकता। अगर हमारी कम्युनिटी एजुकेटेड कम्युनिटी नहीं होती, तो मैं ये कहता हूँ कि कोई रेडी चला रहा होता, कोई बेगिंग कर रहा होता, कोई चोरी कर रहा होता, बट पढ़ाई की वजह से हम यहाँ पर छोटी मोटी जो भी रोज़। थैंक यू, आप हमसे हमारी राय पूछ रहे हैं। मैं कश्मीर फाइल्स अभी फ़िल्म पिछले सैटरडे को मैंने अपने परिवार के साथ फ़िल्म देखी है। फ़िल्म में जितने भी दृश्य दिखाए गए हैं, उसमें रत्ती भर का कोई मिलावट नहीं है।
बिल्कुल प्योर और बिल्कुल सारी सच्ची घटनाओं पे आधारित है। मैं कल परसों टीवी पे सुन रहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे उमर अब्दुल्ला जैसे छत्तीसगढ़ का सीएम वो कह रहे हैं कि इस फिल्म के दृश्य जो है वो सारे ड्रामेटाइज़ किए गए हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन दोनों पॉलिटिकल आदमियों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप बता दीजिए कौन से दृश्य उसमें से गलत है। आप बता दीजिए, उन दृश्यों को निकाल देते हैं। ऐसा कोई दृश्य उसमें कोई भी झूठा दृश्य विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने नहीं डाला है जिसको हम ये कहें कि ये ड्रामेटाइज़ किया गया है, फिल्माया गया है। उस सारी सच्ची घटनाओं पे आधारित फिल्म है। अगर ये फिल्म एक पन्ना खोलती है हमारी स्टोरी का, जो हमारा निष्कासन वहाँ से हुआ है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक पन्ना खुला है। अभी हज़ारों पन्ने, लाखों पन्ने अभी खुलने बाकी है। ये आई ओपनर है उन बुद्धिजीवियों के लिए जो ये कहते थे कि कश्मीर में बिल्कुल भी शांति है और कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिससे कि मतलब वहाँ का भाईचारा ख़त्म हुआ है। मैं तो मानता हूँ कि भाईचारा तो बिल्कुल सही था, बट ये पलायन जो है इस मानव इतिहास का एक ऐसा पलायन है जिसमें जितने भी लोग पलायन करके यहाँ आए हैं, भारत के विभिन्न देशों में वो बसे हैं, मोस्ट ऑफ द जम्मू में बस रहे हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा सर जिसके साथ कोई ना कोई घटना ना घटी हो। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी सगी मासी का परिवार, वंधामा मासकर आपने सुना ही होगा, उसमें मेरी मासी, उनके हस्बैंड, मेरी मासी का बेटा, बेटे की बहू, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे और उनकी 2 बहनों को वहाँ मार दिया। और आप यकीन मान सकते हैं कि एक 2 साल का बच्चा, 36 गोलियां लगी थी उसमें। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी जगह होगी जहां पर उस बच्चे को गोलियां नहीं लगी है। वंधामा मासाकर में 18 से 20 लोगों की उन्होंने हत्या करी। कसूर उनका ये था कि वो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने रजिस्ट किया था, वो वहीं रुके थे और उनको उस का सज़ा मिला। और जो मेरे मासा, उन्होंने रजिस्ट किया था, वो वहीं रुके थे और उनको उस का सज़ा मिला। और जो मेरे मासड़ थे वो मेडिकल में थे, वो उनकी इतनी सेवा करते थे, वो उनका इलाज मुफ्त करते थे और उसका उन्होंने उन गद्दारों ने उसको सिला दिया कि उसकी सारी परिवार को ख़त्म कर दिया। मेरी मदर उस सदमे को, ये सदमा जो है 2003 में हुआ था, 2003 से लेके कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी रात नहीं गुजरी होगी जब मेरी माँ उस दहशत से ना गुजरी हो। वो हमेशा अपने सपनों में, अपनी बातों में कई बार वो दोहराती थी कि मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ है। मतलब ऐसी त्रासदी जो हमने सही है। अगर उमर अब्दुल्ला या जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी छत्तीसगढ़ का सीएम, अगर उनको 1% भी उसमें से उनको सहना पड़ता ना, तो आज की डेट में वो पॉलिटिक्स नहीं करते। ये पॉलिटिकल करने के लिए इन्होंने देश में ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अरे हमसे पूछिए जिनके साथ बीती है, जिन्होंने इस दर्द को सहा है, आप हमसे पूछिए। विवेक अग्निहोत्री को मैं आपके माध्यम से, मैं इस चैनल के माध्यम से अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी त्रासदी को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। क्या नाम है आपका? मैं आपके चैनल के माध्यम से, हमें यहाँ तकरीबन 30 साल हो गए हैं रहते हुए। आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा में, करनाल में ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर शरण दी और हमारी पूरी हेल्प की। अगर मैं अपनी बात करूँ, आपको तस्वीर में ये परिवार नज़र आएगा जिन्होंने फिल्म से पहले ये त्रासदी, ये पीड़ा झेली है जिसमें हत्याएं की गई। इस परिवार ने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा है। कुछ परिवार के लोग तो रोने भी लगे। जैसा कि परिवार के लोग बता रहे हैं कि जो यातनाएं झेली हैं, अभी भी हम उस मंजर को
कर याद आता है तो सहम जाते हैं। कहीं ना कहीं इस फिल्म के माध्यम से जो भी दर्शाया गया बिल्कुल सही दर्शाया गया है। अभी तो पूरी पुस्तक बाकी है। जितना हो सके खबर को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करते रहें। आप देख सकते हैं ये वही परिवार है जो कि कश्मीर से करनाल में आकर रह रहे हैं। जो भी लोग इस खबर को देखें साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। कहीं ना कहीं इनका दर्द बाखूबी देख सकते हैं, झलक जरूर रहा है, क्योंकि जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया है बिल्कुल सही दृश्य उसमें दर्शाए गए हैं।